हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे तरीके से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा किंगडम मोनेरा की अंतिम टॉपिक माइकोप्लाज्मा के बारे में कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है, कहां पर पाया जाता है और ये हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। इन सभी बातों को आज के इस क्लास में हम समझने वाले हैं। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं माइकोप्लाज्मा क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपनी कुछ पुरानी धुंधली बातों को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो पुरानी बातें भी आपको अच्छे से याद हो जाए, फिर उसके बाद आप पढ़ना शुरू कर दें। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा यानी कि जगत मोनेरा की बात कर रहे हैं। जगत मोनेरा, इसको क्या कहते हैं? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया। दूसरा है यू बैक्टीरिया। पहला है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया। यानी कि प्राचीन जीवाणु। ठीक। और इधर हम बात करें यू बैक्टीरिया की, तो यू बैक्टीरिया को हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। यानी कि सत्य जीवाणु। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। अगर आपको नहीं याद है तो आप पिछली क्लास में जाइए और वहां से हर एक पॉइंट को अच्छे से देख करके समझिए। यू बैक्टीरिया की बेटा अगर हम बात कर रहे हैं तो यू बैक्टीरिया को फर्दर दो भागों में बांटा गया है। वापस से दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है BGA, जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नीली हरी शैवाल या नील हरी शैवाल। नील हरी शैवाल जिसको हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। यानी कि हिंदी में भी कहे तो साइनोबैक्टीरिया। अगर शुद्ध भाषा में जाए तो साइनो जीवाणु के नाम से इसको जानते हैं। और दूसरा जो है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा जिसके बारे में आज के इस क्लास में हम बात करेंगे। और आज हमारे जो चर्चा का विषय है वो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा को हम डिटेल से समझेंगे। इसकी आकृति कैसी होती है, इसे किन किन नामों से जाना जाता है, ये करता क्या है, तो इन सभी पॉइंट्स को आज के इस क्लास में हम बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। चलिए फटाक से, अगर आप नोट नहीं किए हैं तो ये पॉइंट को नोट कर लीजिए और फिर हम समझते हैं माइकोप्लाज्मा को। चलिए माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें ना, यहां पर लिख दूं मैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा ये YouTube पर पहला हमारा ऐसा क्लास है जो हिंदी इंग्लिश कंबाइन में चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको दोनों फायदे मिल रहे हैं भाई। इंग्लिश वालों को इंग्लिश के साथ हिंदी और हिंदी वालों को हिंदी के साथ इंग्लिश मिल रही है। दोनों भाषाओं में आप पढ़िए, ज्यादा मजा आएगा, अच्छे से पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड कुछ बातों की बात कर रहे हैं तो माइकोप्लाज्मा को हम स्यूडो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। स्यूडो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्यूडो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि झूठा सूक्ष्मजीव। झूठा सूक्ष्मजीव
भी कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। समझ में आया? इससे अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और नाम देते हैं, पादप जगत का जोकर। इसको हम कहते हैं पादप जगत का जोकर, यानी कि हम बात कर रहे हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये अगर हम बात करें जिसको हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त। इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठा लीजिए। अगर कहीं पर भी ये दिखता है क्वेश्चन तो आप तुरंत बिना सोचे समझे टिक लगा दीजिए कि हाँ, माइकोप्लाज्मा को किंगडम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। आगे की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो इसकी जो शेप होती है ना वो अनफिक्स्ड होती है, इसकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, सेल वॉल एब्सेंट होता है, इस वजह से इसमें कोई निश्चित आकृति नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। ठीक है, निश्चित आकृति नहीं होती है, इसी की वजह से इसको पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो इट हैज नो एनी फिक्स शेप, लिख सकते हैं कि इट हैज नो एनी फिक्स्ड शेप। ठीक है, इसके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। अगली बात अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और दूसरी सबसे खास बात कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है भाई, एक कोश की जीव है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि हम बात कर रहे हैं इनेट सेल वॉल एब्सेंट। इसमें क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो बनी होती है लाइपोप्रोटीन, यानी कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है। मतलब लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है। जैसे आप सैंडविच देखे होंगे कि ऊपर और नीचे क्या होता है? ब्रेड होता है और बीच में मसाला भरा होता है। ठीक उसी प्रकार से ऊपर और नीचे लिपिड के लेयर पाए जाएंगे और बीच में प्रोटीन मसाले की तरह भरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। बनी किसकी होती है? तो लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो लिख सकते हैं कि इसमें कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोई बात नहीं, लाइट कट गई थी, थोड़ा सा हमको इमरजेंसी लाइट लाना पड़ा और अभी लाइट आ भी गई है। चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पाई क्या जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो बनी होती है लिपिड तथा प्रोटीन की। जस्ट एक मिनट। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो मैं इसको लिख दूं कि यहां पर होता है क्या, जो इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। बात समझ में आई? आगे की पॉइंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, आगे जाएंगे तो आगे अगर हम जाते हैं तो इसकी जी हम आकृति की बात करें, इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है? तो ये 100 से लेकर के
500 नैनोमीटर का इसका व्यास होता है। इट हैज़ डायमीटर 100 to 500 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। और दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको फिल्टर पेपर से भी नहीं छाना जा सकता। ठीक है, लिख सकते हैं कि इसका व्यास 100 से 500 नैनोमीटर तक होता है। इसे फिल्टर पेपर से नहीं छाना जा सकता। छाना जा सकता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं यहां पर, इट हैज 100 to 500 नैनोमीटर। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इट इज 5 to 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। इट कैन नॉट फिल्टर विथ फिल्टर पेपर। बात समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो इसको कल्चर मीडियम में भी उगाया जा सकता है। यानी कि अगर इसको हम कोई पोषक पदार्थ दें और वहाँ पर इसको चाहे कि उगा सकते हैं, तो इसको हम पेट्री डिश लेंगे, वहाँ पर मीडियम देंगे और उस मीडियम के अंदर भी क्या कर सकते हैं, इसको हम उगा सकते हैं। तो इट हैज़ ग्रोन, ठीक है, इट ग्रोन इन द कल्चर मीडियम, या इट कैन बी ग्रो इन कल्चर मीडियम। ठीक है, तो इसको हम बात करते हैं संवर्धन मीडियम में भी, संवर्धन माध्यम में भी इसको उगाया जा सकता है। लिख दें यहाँ पर, तो इसे संवर्धन माध्यम में भी उगाया जा सकता है। ठीक है, इट कैन ग्रो इन कल्चर मीडियम। बात समझ में आई बेटा? ये होती है इसके कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने आपके सामने लिख दिया, आपको बता दिया क्या होता है माइकोप्लाज्मा, कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी साइज क्या होती है, इसमें क्या नहीं पाया जाता, वो चीज़ें मैंने बता दिया सारी। और कुछ चीज़ें बती है जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए फटाक से आप इस पॉइंट्स को नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे की पॉइंट को समझाने की प्रयास करता हूँ ताकि वो भी अच्छे तरीके से आपको एकदम से समझ में आ जाए। जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी ले। देखिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर अगर हम इसके निवास स्थान की बात कर रहे हैं, निवास स्थान यानी कि हम बात कर रहे हैं इसके हैबिटाट की बात कर रहे हैं, तो हैबिटाट में क्या होता है भाई, ये कॉस्मोपॉलिटन होता है, यानी कि ये सभी जगहों पर पाया जाता है। मिट्टी में भी पाया जाता है, पानी में भी पाया जाता है, ज़मीन पर भी पाया जाता है, पौधों के अंदर भी पाया जाता है, इंसानों के अंदर भी पाया जाता है, पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है, फ्री लिविंग फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो लिख सकते हैं कि यह जल, मिट्टी, वायु एवं मनुष्य तथा पशुओं में पाया जाता है। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं कहां पर पाया जाता है। इट फाउंड इन वाटर, soil, air and human body
एनिमल, ETC प्लेसेस, ये वहां पर भी पाया जाता है। आगे अगर हम बात कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो भाई इसकी स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं होती है, तो मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। ये माइकोप्लाज्मा है। ठीक, अब अगर हम बात कर रहे हैं तो ये है क्या, तो ये है इसका प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जिसको कहते हैं, कोशिका झिल्ली, इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो यहां पर मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि इस प्लाज्मा झिल्ली में 3 परतें होती हैं जो लिपिड और प्रोटीन की होती है। ठीक है, देखो क्या होती है, जो सबसे बाहर की ओर दिख रहा है मेरे दोस्त, ठीक है, देखिए 1 मिनट मैं इसको अलग तरीके से लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जो सबसे बाहर की ओर दिख रहा है तो ये क्या है, लिपिड का परत है, लिपिड परत यानी कि लिपिड लेयर है। इसके अंदर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, प्रोटीन परत, प्रोटीन परत, प्रोटीन लेयर है। फिर अंदर की ओर जाते हैं तो ये फिर से आ जाता है लिपिड परत, लिपिड लेयर। तो हमने क्या बताया था कि इस कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, पाया जाता है। बना किसका होता है, तो लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड के 2 लेयर होते हैं, प्रोटीन के 1 होते हैं। तो वही हमने बताया कि लिपिड, प्रोटीन, लिपिड ये तीनों मिलकर के बनाती है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। बात कहें तो इसको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। इंग्लिश में कहें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है ये। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। आगे चलते हैं तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार से भी संरचनाएं पाई जाती हैं जगह जगह पर। ठीक है, इस प्रकार से संरचनाएं पाई जा रही हैं। तो इस संरचना को हम कहते हैं घुलित प्रोटीन यानी कि साल्बुल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसको हम कहते हैं घुलित प्रोटीन, सॉल्युबल प्रोटीन। ठीक है, सॉल्युबल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं तो यहां पर डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है। बस फर्क इतना है कि जो डीएनए होता है मेरे दोस्त, वो डीएनए क्या होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन जो आरएनए होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। रीज़न क्या है कि जो आरएनए होता है वो पाया जाता है घुलित अवस्था में, यानी कि सॉल्युबल स्टेज में क्या होता है, आरएनए पाया जाता है। तो ये क्या है इसका, ये डीएनए है जिसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जान रहे हैं। और इसमें क्या होता है, कुछ घुलित अवस्था में क्या पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं। ये जो हमने डॉट डॉट करके बना रखा है, बना रहा हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं। और आरएनए के साथ साथ इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो बन रहा है, हमने बता रहा है, वो पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर क्या है, घुलित अवस्था में आरएनए है, राइबोसोम है और प्रोटीन के कुछ कण है। तो हमने तो बना दिया, ये जो डॉट डॉट हमने ब्लैक कलर से बनाया है इसको हम क्या कहते हैं, आरएनए। ठीक है, घुलित अवस्था में, घुलित अवस्था में, सॉल्युबल स्टेज,
आरएनए का, ठीक है, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है। अब जो हमने ब्लू कलर का बना रहा हूँ, मोटा मोटा जो बड़ा दिख रहा है ब्लू कलर का, नाम याद रखिएगा, जो हमने ब्लू कलर का बना रखा है यहाँ पर, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है भाई, ये राइबोसोम है, कुछ और नहीं, ये आपका अपना राइबोसोम है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया। तो ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है, मैंने इसे ब्लू कलर से ही लिख देना है ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक है। तो मैं आशा कर सकता हूं, उम्मीद रख सकता हूं आपसे कि जो कुछ भी मैंने यहां पर बताया है इस माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर के बारे में, ये हमारे माइकोप्लाज्मा लिख रखा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये माइकोप्लाज्मा का हमने स्ट्रक्चर भी बना दिया। इस माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर को भी मैंने आपको समझा दिया कि क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर हैं, कैसे हैं, इन सभी चीज़ों को। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सेल वॉल क्या होता है, अब्सेंट होता है। पाया क्या जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। बना किसका होता है, 3 परतों का बना होता है। कौन कौन से, पहले लिपिड, फिर प्रोटीन, फिर लिपिड, ये तीनों मिलाकर के बनाती हैं कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो आरएनए घुलित अवस्था में पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है ब्लैक कलर का जो हमने बनाया है। उसके बाद क्या है, कुछ मात्रा में इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है घुलित अवस्था में, ठीक है। राइबोसोम पाया जा रहा है इसमें। तो यही चीज़ है, ये माइकोप्लाज्मा का सूक्ष्मदर्शी संरचना है। माइकोप्लाज्मा की जो व्यास होती है वो 100 से 500 नैनोमीटर की होती है। माइकोप्लाज्मा को हम स्यूडो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। दूसरी बात अगर हम कहें तो माइकोप्लाज्मा को हम किंगडम प्लांट का जोकर कहते हैं, यानी कि पादप जगत का जोकर कहते हैं। बात समझ में आया अच्छे से? तो आप इस डायग्राम को मेरे दोस्त बना लीजिए। फिर इसमें अगर हम बात करें, कुछ और चीज़ें हैं। हमने सुना है कि एक जोरदार एंटीबायोटिक होता है जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए पर्याप्त होता है। उस एंटीबायोटिक का नाम होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ठीक है, लिख दूं मैं यहां पर पेनिसिलिन, जो पाया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम से, और इसको बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक जीवाणु के ऊपर वो काम कर रहे थे जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस, उसके ऊपर इन्होंने काम करते वक्त इसको देख लिया था। तो ये पेनिसिलिन है, ये क्या करता है, एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है यानी कि प्रतिजैविक है। ये सभी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को किल करता है, ठीक है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों को मारता है। सूक्ष्म जीवों को मारता है। इतनी बातें समझ में आ गई। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो माइकोप्लाज्मा है इतना ज़्यादा ढीठ है, ये इतना ज़्यादा हरामी है कि इसके हरामीपन का कोई भी अंत नहीं है। ये इतना हरामी है कि ये माइकोप्लाज्मा जो है पेनिसिलियम से ही दोस्ती कर लेता है, और पेनिसिलियम से जब दोस्ती कर लेगा तो भाई रंगत की संगत, पता है। तो पेनिसिलियन क्या करता है, इसको नहीं मार पाता, पेनिसिलिन का कोई असर नहीं पड़ता। तो इस पॉइंट को मैंने यहां पर लिखना है कि माइकोप्लाज्मा पर पेनिसिलिन का कोई असर नहीं पड़ता। लिख दें हम यहां पर हाईलाइट करके, माइकोप्लाज्मा पर पेनिसिलिन का कोई असर या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नो एनी इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन ऑन माइकोप्लाज्मा। लिख दें, नो एनी इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन ऑन
माइकोप्लाज्मा। बात समझ में आई? अभी तक आपको ये पता था कि भाई पेनिसिलिन है वो किसी भी चीज़ का सफाया कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टा हो गया। एक ढीठ ऑर्गेनिज्म मिला, एक बिगड़ा हुआ ऑर्गेनिज्म मिला, ठीक है, जो हंसी मजाक करते हुए पेनिसिलिन को अपना बना लिया। अपना बनाने के बाद उसको सपना दिखा दिया कि भाई तुम हमको नहीं मार सकते, तो इसलिए हमने कह दिया कि माइकोप्लाज्मा पर पेनिसिलिन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये माइकोप्लाज्मा मरेगा कैसे? इसको भी तो मरना होगा, क्योंकि सब आए हैं, सबको जाना है, तो इसको भी जाना होगा, नहीं तो ये लोगों में रोग उत्पन्न करेगा। तो ये मरता कैसे है? तो एक नाम होता है दवा का जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। ये टेट्रासाइक्लिन करता क्या है? तो टेट्रासाइक्लिन क्या करता है? माइकोप्लाज्मा का सफाया करता है, माइकोप्लाज्मा को फिनिश करने का काम करता है। तो लिखूं मैं यहां पर कि टेट्रासाइक्लिन एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, दो जो माइकोप्लाज्मा को मारने का काम करता है। लिखे हम यहां पर टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक माइकोप्लाज्मा को मारने के काम आता है। लिख सकते हैं दूसरे तरीके से कि टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक माइकोप्लाज्मा पर प्रभावी है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं टेट्रासाइक्लिन जो होता है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, और इसके साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं क्लोरेमफेनिलकॉल, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एक प्रतिजैविक है जो माइकोप्लाज्मा को मारने का काम करता है। और अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लोरेनफेनिकॉल भी माइकोप्लाज्मा पर प्रभावी है। लिख दे दोनों का नाम, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरेनफेनिकॉल। लिखूं यहां पर मैं टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरेनफेनिकॉल आर इफेक्टिव ऑन माइकोप्लाज्मा। समझ गए मेरे लल्ला? अगर समझ गए हो तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार बैक करो और वापस से देखो। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता माइकोप्लाज्मा को। इधर टेट्रासाइक्लिन और क्लोरेनफेनिकॉल ये भी एंटीबायोटिक है जो किल करता है माइकोप्लाज्मा को। तो मैं आशा करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने यहां तक आपको समझाई है बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं माइकोप्लाज्मा से उत्पन्न होने वाले कुछ रोगों की। ज़्यादा डिटेल में नहीं, वैसे ही मैं आपको बता देता हूं। देखो, माइकोप्लाज्मा का एक प्रजाति है पीपीएलओ, जिसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। और सबसे खास बात मैं आपको ये बता दूं कि माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसमें पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आता है जो इंसानों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। साथ ही साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बंधता, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं माइकोप्लाज्मा की एक और प्रजाति है जिसको माइकोप्लाज्मा होमिनीज के नाम से जानते हैं, और ये क्या करता है? इंसानों में बंध्यता रोग उत्पन्न करता है। बंध्यता रोग का मतलब क्या होता है भाई? इंसानों में इनफर्टिलिटी उत्पन्न करता है। कौन सा? माइकोप्लाज्मा होमिनीज इंसानों में बंध्यता उत्पन्न करता है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। और अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा होमिनीज द्वारा एक और रोग उत्पन्न होता है जो जननांगों में शोध होता है, यानी कि जेनिटल इन्फ्लामेटेशन उत्पन्न होता है। और जंतुओं में अगर हम बात कर रहे हैं तो माइकोप्लाज्मा जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करता है। जैसे जंतुओं की बात कर रहे हैं तो माइकोप्लाज्मा जंतुओं में क्या करता है? जनन शोथ
यानी कि इसमें भी जनन अंग को खराब करने का काम करता है। ठीक है, आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पौधों में भी रोग उत्पन्न करता है, जैसे बैगन के पौधे में लघु पर्ण, यानी कि बैगन के पौधे का जो पत्ता होता है वो छोटा हो जाता है, तो ये माइकोप्लाज्मा के कारण ही उत्पन्न होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।